सो नाउ फेडरल बैंक लिमिटेड, अब देखिए ये टॉप बाय कॉल है और यहाँ पर इस कॉल को लेने की वजह क्या है। 130 रुपये 45 पैसे पर प्राइस चल रहा है और इसका बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैल्यू इतनी कि आप सोच ही नहीं सकते। मैं आपको सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अगर आप फेडरल बैंक के शेयर होल्डर हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये जो आपने अंडर परफॉर्मेंस देखी है, ये आउट परफॉर्मेंस इतनी करेगी, इतना करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस स्टॉक के अंदर इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि आपको एक्सिस बैंक में निवेश करने पर भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। आपको किसी और स्टॉक के अंदर निवेश करने से भी अभी इस वक्त पैसा नहीं मिला। इतना ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ये उतने इंडस्ट्री पी के आसपास पहुंचेगा ना, आपका पैसा इतना टाइम हो जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए यहाँ पर डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर बाय कॉल लेने का मतलब क्या है और ये कितना यहाँ पर जो है ना स्टॉप लॉस रहना चाहिए और टारगेट क्या होंगे। 170 प्लस होने चाहिए, मैं तो 170 का ही दे रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, मैंने अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा कवर किया था मिड कैप स्टॉक्स को, मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स को, और सबसे ज़्यादा कवर किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक। मैंने आपसे कहा था कि फेडरल बैंक जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है आपका मिड कैप बैंकिंग में, और आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी, और दोनों ही आगे चलकर लार्ज कैप, एक्चुअल में ये लार्ज कैप बन चुके हैं। असल में ये लार्ज कैप है, स्टार्टिंग लार्ज कैप है, लेकिन हम जो सोचते हैं ना वो 1 लाख करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप वाले। और ये स्टॉक अगले यहाँ पर ना कोटक, अगला यहाँ पर ना आपका एचडीएफसी बनेंगे। और एचडीएफसी हमेशा एचडीएफसी नहीं रहेगा, वो डबल होगा, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा। अभी हमारी इकोनॉमी ना बहुत ग्रो होनी है, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। असलियत में आप चाइना की इकोनॉमी देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है। चाइना की इकोनॉमी, चाइना का आप जीडीपी जो है ना वो देख लीजिए, बाकी वगैरह वगैरह। हम जब इतने स्ट्रॉन्ग होंगे तो सोचिए हमारे बैंक्स जो है ना वो कहाँ पर होंगे। ये एचडीएफसी बैंक यहाँ पर नहीं रहेगा, ये आपका फेडरल बैंक यहाँ पर नहीं रहेगा। फेडरल बैंक एचडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एचडीएफसी की जगह लेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, रिटर्न बहुत बहुत होगा। तो ये कॉल में सबसे बड़ा रोल निभाता है कि डाइवर्जेंस। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जितना आउट परफॉर्म्स किया है, यहाँ पर आप देखिए इंडस्ट्री पी से ऊपर निकल गया इसका पी रेशियो। तो इतना यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है ना वो इन्वेस्टर का बना हुआ है। फेडरल बैंक इसमें पीछे क्यों है, समझ रहे हैं ना। तो फेडरल बैंक के साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। फर्स्ट यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि यहाँ पर जो डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है फेडरल बैंक में और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, वो यहाँ पर जो है ना डाइवर्जेंस खत्म होना है। फेडरल बैंक को चलना ही होगा। इतनी अंडर वैल्यूड है, इतना स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि आप सोच ही नहीं सकते। अगर किसी को जगह बनानी है इस वक्त तो फेडरल बैंक से बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती। किसी के डिमांड है कि मुझे सस्ता यहाँ पर स्टॉक चाहिए, अच्छा बहुत ही अच्छा हो बट उसका वैल्यूएशन सस्ती हो, फेडरल बैंक के अलावा कोई और दूसरा है ही नहीं। तो आप ये समझिए ये लार्ज कैप स्टॉक है, लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक है, स्टार्टिंग लार्ज कैप है। स्टार्टिंग लार्ज कैप का मार्केट कैप होता है 20,000 करोड़ से एवब का, यानी 20,000 करोड़ का आपने मार्केट कैप अचीव कर लिया। 20,000 करोड़ वन का भी अगर आपने मार्केट कैप अचीव कर लिया तो आपका लार्ज कैप के अंदर आके मिड कैप का साइज होता है 5,000 करोड़ का मार्केट कैप से 20,000 करोड़ का मार्केट कैप इज अ मिड कैप मार्केट कैप। तो सबसे पहला पॉइंट डाइवर्जेंस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वैल्यूएशन बहुत ऊपर पहुंच गई है और फेडरल बैंक की उतनी ही नीचे चली गई थी। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पर, और ये आपको काफी ज्यादा एक्साइटेड कर देगा। क्यों कर देगा? आपके बैंकिंग में लार्ज कैप बैंकिंग की बात करूं, लार्ज कैप बैंकिंग, राइट, लार्ज कैप बैंकिंग यानी कि 20,000 करोड़ से एवब का मार्केट कैप। फेडरल बैंक का मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है। आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मार्केट कैप 55,000 करोड़ का है, ठीक है ना। दोनों साथ साथ थी, दोनों के अच्छे नंबर आए, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आगे बढ़ गया, फेडरल बैंक गिर गया बेचारा। कोई बात नहीं, इसके साथ होता ही है, ये इसका रवैया है, हमको मौका देने आया है। चलिए ठीक है, उस मौका को हम ग्रैब करेंगे लेकिन अपने तरीके से। सबसे पहली बात, पी रेशियो 8.24 का पी रेशियो है, और यहाँ पर 8.24 का पी रेशियो आपको लार्ज कैप बैंकिंग में नहीं देखने को मिलेगा। आप ढूंढ लीजिए, आपका किसी भी बैंकिंग, लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो अभी 8.24 का पी रेशियो बहुत छोटा पी रेशियो है। आपका एक्सिस बैंक का पी रेशियो 27 के अबव है, 27 के आसपास है। आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 22 के आसपास है, राइट। आपका 8.24 के आसपास। चलो मान लेते हैं कि यहां से 12 का पी रेशियो बढ़ा दो। जो ये बैंक्स के पी रेशियो वर्क कर रहे हैं वहां तक अपने पी रेशियो को घसीट लेते हैं फेडरल बैंक के। मान लो पी रेशियो 20 का हो गया फेडरल बैंक का, यहां पर आपको 12 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी पी रेशियो में। मल्टीप्लाई कर दो 12 का 12.94 में। पता है फंडामेंटली टारगेट कितना निकलता है? 174, यानी कि आपका स्टॉक चल रहा है 123 रुपए,
आपको गेन करना है 174 रुपए, 174 प्लस का गेन यहाँ पर करना है। स्टॉक यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रही है ना इस वक्त, अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ अपने इंडस्ट्री पी के बराबर भी अगर पी रेशियो रख दूँ, जिस तरीके से यहाँ पर आपका HDFC वर्क कर रहा है, जिस तरीके से आपकी लार्ज कैप बैंक्स वर्क कर रहे हैं, उतने के पी रेशियो अगर मैं रख दूँ ना तो इसका 300 रुपए का भाव निकलता है। मैं तो 170 की बात कर रहा हूँ, 170 तो बहुत मामूली है फेडरल बैंक के लिए। तो ये है दूसरा पॉइंट, पी रेशियो बहुत छोटा है, बढ़ना स्टार्ट किया, अपने इंडस्ट्री के पास पहुंचा तो यहाँ पर 174 रुपए का गेन देखने को मिलेगा पर शेयर 123 रुपए के बाद। तो इतना वैल्यू है, कैलकुलेट कर लो, अपने हिसाब से रिसर्च कर लो, ठीक है ना। तीसरी बात, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है आपका बुक वैल्यू। स्टॉक जो है ना वो अपने बुक वैल्यू के पास है, 104 रुपए 44 पैसे के पास है। आप कहते हो कि यहाँ पर ऐसा स्टॉक बताओ जो कि अंडर वैल्यूड हो, अंडर परफॉर्मर हो और जिसके अंदर अपसाइड बहुत ज़्यादा हो। फेडरल बैंक में क्या बुराई है, मुझे समझ में नहीं आता मार्केट इसको क्यों देख रहा है इस तरीके से। आप देखिए नंबर्स, देखिए नंबर को कंपेयर करो तब आपको पता चलेगा। तो फेडरल बैंक अंडर वैल्यूड है, चल नहीं रहा, वो एक अलग बात है। इसका रवैया मैं बताऊं इसका कैसा है, इन्वेस्टर को पहले तो थका लेगा ये बुरी तरीके से, इन्वेस्टर को थका कर चुपचाप बिठा देगा और इन्वेस्टर यहाँ पर जो है ना बहुत तंग होकर बैठे रहेंगे। फिर जब चलना स्टार्ट करता है तो सारी बैंक्स पीछे रह जाते हैं स्टॉक्स। तो ये आप समझिए फेडरल बैंक की ये चाल है। चलिए अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए जो कि मैंने आपको बताए। अब ये कोई पॉइंट नहीं है, मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप ज़रा देखो FIIs DIIs मिलकर इस बैंक को कितना होल्ड कर रहे हैं। कहने की बात है भाई साहब, आप ज़रा इसको देखिए, ठीक है ना। HDFC बैंक में आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। आपके FIIs इस बैंक को 26.94% स्टेक है FIIs की, आपके DIIs की इसमें 43.78% की स्टेक है। अगर जोड़ लोगे ना तो ऑलमोस्ट कितना निकलेगा, 71 के आसपास का यहाँ पर जो है ना आपका 71% DIIs और FIIs मिलकर होल्ड कर रहे हैं फेडरल बैंक के अंदर। बाकी का बचा हुआ जो है ना वो आपका रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो देखो सारी की सारी स्टॉक्स जो है ना, जो आपके बैंकिंग शेयर्स हैं, प्राइवेट बैंकिंग शेयर्स, वो बहुत महंगे हो चुके हैं। सरकारी तो चलते ही नहीं है SBI के अलावा, तो वहाँ तो कुछ देखना ही है। हालांकि अंडर वैल्यूड वो काफ़ी ज़्यादा है, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर आप प्राइवेट में देख रहे हैं तो शायद ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सीधे चार्ट पर बात करते हैं। हमने 3 लॉजिकल बातों पर गौर कर लिया है, उसके बारे में आप सोचिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सीधे अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि मेन ब्रेकआउट कहाँ पर होगा। मेन ब्रेकआउट वो कहाँ पर होगा, चलिए ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 123 रुपये चल रहा है स्टॉक, 123 रुपये 40 पैसे। मैं आपको एक रेंज बताता हूँ। ये जो ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं ये है 126 रुपये, 126 रुपये, नीचे में 120 रुपये 95 पैसे। जी हाँ, ये अब यहाँ पर देखिए 120 रुपये 95 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्यों है, क्योंकि इधर ही आपने ना बहुत बार सपोर्ट लेते हुए देखा है इस स्टॉक में, इस स्टॉक को, ठीक है ना। और अभी ये है ना फोर्थ बार है जो कि इस रेंज में है ये स्टॉक, और यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 120 रुपये 95 पैसे नीचे में। लेकिन हम जो है ना ये तो समझ गए कि 120 रुपये 95 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस कहाँ का लगाएं, 120 रुपये 95 पैसे का नहीं, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस जगह पर, ये जगह यहाँ पर। ये स्टॉप लॉस यहाँ पर क्यों होना चाहिए, ये है आपका 118 रुपये, 118 रुपये। कुल 5 रुपये का पर शेयर का यहाँ पर जो है ना यहाँ पर लॉस है। एक तरीके से देखें 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस है शॉर्ट टर्म के हिसाब से इतना ही होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काम कर रहा है 123 रुपये पर, ऑलमोस्ट यहाँ पर 3% के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस है, राइट। लेकिन अपसाइड जो है ना वो मल्टी रिटर्न की है, मल्टी रिटर्न की है। तो ये गौर करिएगा, तो आपको इतना स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा फॉर योर सेफ्टी पर्पस। यहाँ पर 120 रुपये 95 पैसे स्टॉप लॉस इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लो 100 रुपये का लेवल है, 100 रुपये का लेवल है, तो क्या लगता है कि क्या स्टॉक 100 रुपये के लेवल से घूम जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कम ऐसे स्टॉक्स में होता है कि उसी लेवल से घूम जाए। ज़्यादातर केसेस में 100 रुपये का स्टॉप लॉस जो है ना वो आपका टूट जाएगा, 100 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल टूट जाएगा, वो आपको बनाया जाएगा बेवकूफ़। उससे बचने के लिए 1.5% का एक स्टॉप लॉस नीचे में रखना चाहिए। 100 रुपये का 1.5% कितना हुआ, 1.5 रुपये,
यानी कि आपका इस हिसाब से 98.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ₹1.5 तक अगर ये 100 रुपये का लेवल टूटता है तो वो ₹1.5 के आसपास, ₹1.5 से पहले ही, यानी कि 99 रुपये तक स्टॉक जो है ना वो सुधर जाएगा और आपका 100 का लेवल जो है ना वो पार कर जाएगा। अगर उसके अंदर हाईली पैनिक नहीं हुआ, हाईली पैनिक हुआ तो वो आपका 1.5% का स्टॉप लॉस लिया हुआ वो टूट जाएगा। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हुआ तो आप हट जाओ तुरंत, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम्पल के तौर से समझ में आ गया होगा कि क्यों 118 मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए रखा है, क्यों 120.95 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं रखा है। ये 120.95 का स्टॉप लॉस जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 118 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। कुल 5 रुपये का यहाँ पर जो है ना स्टॉप लॉस है, 5 रुपये का। चलिए ये तो हमारे स्टॉप लॉस का हो गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, इस स्टॉक के अंदर 143 का टॉप है और 140 का टॉप है, ठीक है ना। ये टॉप है आपका, ये आपका है उस Q4 के नंबर के टाइम का। Q4 के नंबर के आसपास ये स्टॉक 140 रुपये आ गया था चलकर, लेकिन वो 3 रुपये का एक ना वो थोड़ा सा पीछे रह गया और उसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई कि गेंस जो कमाए थे ना वो सारे एक झटके में चले गए। 127 रुपये तो उसी दिन दिखा दिया था 140 से। तो बहुत बड़ी गिरावट थी, यस बहुत बड़ी गिरावट थी, बट वो गिरावट ना एक विदाउट एनी रीज़न थी, ठीक है ना। तो फंडामेंटली ये 3 लॉजिकल रीजंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं, इसको स्टडी करो, ज़्यादा बेहतर है। अगर ये 140 रुपये क्रॉस करेगा, जो कि यहाँ पर जो ना एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल भी बना हुआ होगा। अब रेजिस्टेंस लेवल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी दोबारा यहाँ पर ना ये घूमा नहीं है उस जगह से, तो रेजिस्टेंस कहना ना काफ़ी गलत होगा। लेकिन कुल मिलाकर आप ये समझिए 140 को छोड़ते हैं, ये कन्फ्यूज़न फैला देगा। 143 का जो टॉप बना है इस स्टॉक के अंदर, जैसे ही वो टॉप क्लियर होगा 143 का लेवल टूटेगा और उसके ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, आपका 170 तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया, और आप यहाँ पर ना बेचने के लिए भी तैयार नहीं होंगे इस स्टॉक के लिए। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये रहा, ये 3 लॉजिकल रीजंस मैंने आपके सामने रखे। मैं कोई बहुत बड़ा रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एज अ स्टडी पर्पस जब मैंने इस स्टॉक को मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे ये दिखता है, और मुझे 300 रुपये की वैल्यू क्यों दिखती है ये भी मैंने आपको बताया। वो इंडस्ट्री पी, वो आपका पी रेशियो, ठीक है ना। तो इसकी वजह से तो ये सारे के सारे रीजंस आपके पास हैं, आप इसको स्टडी करो। आपको यहाँ पर देखिए, अगर आपको बात जेन्युइन लगती है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में काम मत करना। यहाँ पर आपने ध्यान रखिएगा, ये नीचे का आपका 5 रुपये का स्टॉप लॉस बचा रहा ना, बहुत अच्छा है। ऊपरी में आपको ध्यान रखिएगा, ये जो 126 रुपये मैंने आपको बताया, ये तो कहना भूल ही गया। 126 रुपये जो है ना वो यहाँ पर रेंज का ऊपरी लेवल है। 126 रुपये के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें 128 रुपये पर एक पड़ाव पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक सुधरा था बीच में जब लेवल्स टूटे थे, ठीक है ना। तो 128 रुपये का टॉप बनाकर ना वापस ये स्टॉक नीचे आ गया, तो 126 से 128 की रेंज है ना, इसको भी पार करना बहुत ज़रूरी। तो हम निचले लेवल से हायर लेवल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हमें 126 से 128 को क्रॉस करना जरूरी है। और ये हमने रेंज अगर क्रॉस कर दी, जो कि हो ही जानी है क्योंकि इतना अंडर वैल्यूड है, एक झटके में हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये रेंज के ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया, वो आपका जो टॉप है ना 143 का, कहीं ना कहीं उसके ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, उसके पास जाना स्टार्ट कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो वर्स्ट इज बिहाइंड कह देना, अपनी दीवार पे लिख देना कि ऐसा स्टॉक मिल गया है जो मुझे मल्टी रिटर्न देगा अभी यहाँ। सो उम्मीद है आप ये बात समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।